वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु अशोक के स्तंभ लेख के बारे में देखेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने अशोक के शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट्स को कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। साथियों, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं कि शिलालेख में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, शिलालेख 2 तरीके के थे, एक था बृहद शिलालेख और दूसरा था लघु शिलालेख। अगर बृहद शिलालेख की बात करें तो ये कुल 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है और नई खोज अभी भी जारी है और इनमें लेखों की संख्या कितनी है? 14। देखिए, जो पश्चिमोत्तर शिलालेख थे, पश्चिमोत्तर मतलब पाकिस्तान या फिर उससे पश्चिम में, वहां पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था, जैसे शहबाजगढ़ी और मानसेरा। इसके अतिरिक्त जो अन्य 6 शिलालेख थे, जैसे गिरनार गुजरात में था, कालसी उत्तराखंड में, सोपारा महाराष्ट्र में, एर्रगुडी ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ और धौली उड़ीसा में, इन सब में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। इसके बाद अगर हम लोग लघु शिलालेख की बात करें तो लघु शिलालेख भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है, जैसे अहरौरा ये उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है, सासाराम बिहार में शाहबाद अभिलेख है। इसके बाद भाबरू बैराट जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक से है मास्की, निट्टूर, उडीगोलम, ब्रह्मगिरी, ये सब कर्नाटक से प्राप्त हुए। इसके बाद गुहा लेख की बात करें तो गुहा लेख की संख्या 4 थी। बराबर की गुफाएं, इसमें 3 लेख लिखे गए थे। तो ये हम लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ रखा है। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख स्तंभ लेख। तो देखिए, स्तंभ लेख की बात करें, जिस तरीके से शिलालेख 2 प्रकार का था, वैसे जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख की भी जो प्रकारों की संख्या है ये 2 है। इसमें एक है वृहद स्तंभ लेख, वृहद मतलब बड़े, और एक है लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख मतलब छोटे। स्तंभ लेख मतलब पिलर एडिक्ट्स, मतलब जो बातें लिखी ये कहाँ पर लिखी जाएंगी? ये एक पिलर पर लिखी जाएंगी। तो देखिए, इसमें अब हम लोग देखेंगे बृहद स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख जितने भी सब में जो भाषा है ये प्राकृत है। ये प्रश्न बन सकता है कि बृहद शिलालेख की भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा। और लिपि की अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि। देखिए, जहाँ भी प्राकृत भाषा आएगा तो वहाँ पर लिपि ब्राह्मी ही रहेगी। तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा इसका प्रयोग किया गया। लेखों की संख्या 7, मतलब जो लेख लिखे गए इसमें कितने लेख हैं? 7। और स्तंभ कितने? 6 स्तंभ है। ये स्तंभ कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए ये भी समझना आवश्यक है। तो देखिए, दिल्ली से 2 स्तंभ प्राप्त हुए। जो बृहद शिलालेख है इसमें 2 स्तंभ दिल्ली से। पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख और दूसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। अच्छा, टोपरा मेरठ ये साथ में दिल्ली, ये पहले टोपरा में लगा था, बाद में इसको दिल्ली लाया गया। ये मेरठ में था, बाद में इसको दिल्ली लाया गया। तो दिल्ली से 2 मिले। इसके बाद एक है प्रयागराज स्तंभ लेख, प्रयागराज स्तंभ लेख। इन सब के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। और इसके बाद 3 मिले हैं बिहार के चंपारण से 3 मिले हैं। पहला है लौरिया अरराज अभिलेख, लौरिया अरराज, ये बिहार से मिले। दूसरा है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार से मिले। और तीसरे की बात करें तो रामपुरवा अभिलेख, ये भी बिहार से ही प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये 6 लेख हो गए। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयागराज, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। इन 6 में देखिए, आपने यहाँ पे लिखा है कितने? 7 लेख है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो 6 है ना, इनमें सब में 7 लेख नहीं है। सिर्फ दिल्ली टोपरा का जो अभिलेख मतलब पिलर है, इसी में 7 लेख है, बाकी और सब में 6 लेख हैं। लेकिन अगर कभी पेपर में प्रश्न बनेगा तो आपको कितना बताना है? आपको 7 ही बताना है। तो अगले स्लाइड पर देखते हैं कौन कौन से तथ्य इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें दिल्ली टोपरा लेख की, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, या फिर आप सीधा सीधा स्तंभ भी समझ सकते हो। तो इसमें क्या क्या बातें की गई हैं इसको समझते हैं। दिल्ली टोपरा में सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये टोपरा नामक स्थान पर था, जो कि हरियाणा में था। तो पहला पॉइंट ये कहाँ पर था? टोपरा हरियाणा में था। तो फिर दिल्ली आया कैसे? तो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक,
जो कि तुगलक वंश का प्रमुख शासक होते हैं, इसके द्वारा इसे दिल्ली में स्थापित करवाया जाता है, वहाँ से लाया जाता है और दिल्ली में इसे रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम दिल्ली टोपरा पड़ा है। देखिए अब ये जो फिरोज शाह इसे यहाँ पर लाता है, तो इसे फिर फिरोज शाह की लाट, अगर कभी ये पूछ ले कि फिरोज शाह की लाट किसे कहते हैं, तो जो दिल्ली टोपरा लेक है इसी को फिरोज शाह की लाट कहा जाता है। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद इसका नाम सुनहरी लाट भी है, क्योंकि ये सुनहरे कलर का है, इसे फिरोज शाह की लाट कहते हैं, सुनहरी लाट कहते हैं। इसे भीम की गदा की भी संज्ञा दी जाती है, भीम की गदा। प्राचीन मानता है कि ये भीम की गदा है, तो इसलिए इसे भीम की गदा कहा जाता है। और इसे मीनार ए जरीन, ये सब पेपर में प्रश्न बनता है, ये याद रखिएगा, मीनार ए जरीन ये भी नाम दिया गया है। देखिए दिल्ली टोपरा की बात करें तो टोपरा हरियाणा में था, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली में लेकर आता है। फिरोज शाह की लाट कहते हैं, सुनहरी लाट कहते हैं, भीम की गदा कहते हैं, प्राचीन अवधारणा है इसके कारण, और इसे मीनार ए जरीन भी नाम दिया जाता है। देखिए जो आपने ये पढ़ा है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, तो यही दिल्ली टोपरा अभिलेख है जिसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप एक टकसाल अधिकारी था, टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के बनते वहाँ पे काम किया करता था। और प्रिंसेप जब इसे पढ़ता है तो यहाँ पे ये नाम पढ़ता है देवा नाम पियादासी, देवा नाम पियादासी ये नाम पड़ता है, और ये अनुमान लगाता है कि ये जो देवा नाम पियादासी ये श्रीलंका के राजा है। बाद में जॉर्ज टॉर्नोर ने स्पष्ट किया था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हैं, और ये मतलब सम्राट अशोक हैं। और दिल्ली टोपरा अभिलेख यही एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर 7 लेख है, बाकी अन्य जितने भी हैं सब पर 6 लेख हैं। इसके बाद देखिए दिल्ली टोपरा के बाद फिर नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ अभिलेख। जैसे दिल्ली टोपरा अभिलेख दिल्ली में था, माफ़ कीजिएगा टोपरा में था, उसे मेरठ दिल्ली लाया गया। वैसे ही दिल्ली मेरठ जो लेख है ये पहले दिल्ली में नहीं था, पहले मेरठ में था। दिल्ली मेरठ अभिलेख ये पहले कहाँ पर था, पहले मेरठ में था, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली में लाया जाता है, बस इतना याद रखिएगा। तो दिल्ली के दोनों हो गए। अब हम लोग बात करेंगे प्रयागराज स्तंभ, जो प्रयागराज स्तंभ में क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ भी आवश्यक है। तो प्रयागराज स्तंभ की बात करें तो ये मूलतः कौशाम्बी में लगा है, प्रयागराज से सट कर है कौशाम्बी, तो कौशाम्बी में लगा हुआ है। ये पहला पॉइंट कि ये अभिलेख कहाँ पर है, ये कौशाम्बी में है। दूसरा पॉइंट, जब कौशाम्बी में है तो फिर इसके प्रयागराज क्यों नाम दिया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो अकबर के समय में जब अकबर का शासन होता है, अकबर के शासनकाल में जहांगीर जो कि अब अकबर का उत्तराधिकारी भी होता है, जहांगीर क्या करता है, इसे कौशाम्बी से प्रयागराज स्थानांतरित करवाता है, या फिर आप कहिए कि कौशाम्बी से प्रयागराज लाकर लगवाता है। ठीक, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जो प्रयागराज अभिलेख इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि सम्राट अशोक की जो रानी थी कारुवाकी, उनका इसमें जिक्र किया गया। कारुवाकी कौन है, सम्राट अशोक की रानी है, उनका जिक्र किया गया, इसी कारण इसे रानी का लेख भी कहते हैं। ये प्रयागराज अभिलेख जो है इसमें कुल 4 शासकों का जिक्र किया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4 शासक कह लीजिए या 4 व्यक्ति कह लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें सम्राट अशोक ने लगवाया, तो फिर अशोक का तो जिक्र रहेगा ही रहेगा भाई, सीधी सी बात है। अशोक ने इसमें 6 लेख लिखे हुए थे। अशोक के बाद फिर समुद्रगुप्त ने इसमें अपना लेख लिखा, तो इसी कारण इसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का लेख है। समुद्रगुप्त के बाद जहांगीर ने इसमें अरबी भाषा में कुछ लिखवाया, और साथ ही साथ बीरबल का भी इसमें कुछ जिक्र मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर और बीरबल 4 लोगों का जिक्र यहाँ पर मिलता है। ठीक, तो ये प्रयागराज के बारे में भी हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया। अब इसके बाद देखिए बिहार पर आते हैं, तो बिहार में लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज और रामपुरवा। देखिए जो लौरिया नंदनगढ़ है ये सबसे सुरक्षित अभिलेख माना जाता है। इस पे इसकी जो चौकी है ना, इसकी चौकी पर मोती चुगते हुए हंस भी बने हुए हैं, मोती चुगते हुए हंस ये इसके चौकी पर बने हुए हैं। ये प्रश्न सीधा सीधा आप याद रखिएगा, सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख कौन सा है, लौरिया नंदनगढ़। कहाँ पर है, बिहार चंपारण में। इसके बाद जो रामपुरवा स्तंभ लेख है ये 4 सिंह वाला स्तंभ है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे रामपुरवा का, मैं यहाँ पे पूरा जिक्र कर दूँ,
रामपुरवा स्तंभ लेख जो है इसमें दो चीज़ें आपको मिलेगी। देखिए, एक सिंह वाला स्तंभ, तो यहाँ पे जो सिंह वाला स्तंभ है इस पर अशोक के लेख लिखे गए, ठीक, यहाँ पर 4 सिंह रहेंगे, अशोक के लेख लिखे गए। और एक है वृषभ स्तंभ। वृषभ जो होगा मतलब जो बैल होता है ये लेख विहीन है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि वृषभ पे लेख लिखें या सिंह पर लिखें। तो वृषभ लेख विहीन है और यहाँ पर सिंह वाले पर लेख लिखा गया। तो ये बृहद स्तंभ लेख रहे। अब लघु स्तंभ लेख की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं याद रखना है, बस खाली कौन कहाँ से मिला ये आपको याद रखना है। देखिए, लघु स्तंभ लेख में सांची, सांची कहाँ पर है? वर्तमान के मध्य प्रदेश में, यहाँ से लेख मिले। इसके बाद सारनाथ, सारनाथ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है वाराणसी में, है ना, सारनाथ से लेख प्राप्त हुए। सारनाथ ये यूपी में है। तो ये दोनों सांची और सारनाथ ये दोनों यहाँ पर 4 सिंह युक्त है। 4 सिंह मतलब इसमें 4 शेर बने हुए, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखिएगा, इसमें कौशाम्बी यूपी से मिला है। रुमिन देई अभिलेख ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुमिन देई लेख, ये रुमन देई अभिलेख जो ये नेपाल लुम्बिनी से प्राप्त हुए और भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। निगाली सागर ये नेपाल से मिला, ये भी याद रखिएगा, निगाली सागर। देखिए, ये कुछ सामान्य सी चीज़ें जो हम लोगों ने समझा। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि बृहद शिलालेख जो है उस पर 7 बातें लिखी हैं। तो 7 बातें हैं कौन कौन सी, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो बृहद स्तंभ लेख है उस पर 7 बातें लिखी। पहला बात ये लिखा गया कि धम्म का अनुसरण करना है। धम्म का अनुसरण, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताया गया कि व्यक्ति को धम्म का अनुसरण करना है। दूसरा, इसमें यह बताया गया कि भाई धम्म है क्या। आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि धम्म का अनुसरण करना है, धम्म का पालन करना है, धम्म को बढ़ावा देना है। तो धम्म है क्या, ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट किया गया। तो देखिए, धम्म क्या है? पाप नहीं करना, संचय न करना, बहुत लोगों का कल्याण करना, दान, सत्य, आदर, मतलब जो धार्मिक कार्य वही धम्म है। तीसरे पॉइंट में ये बताया गया कि धम्म में क्या क्या चीज़ निषेध है। अब देखिए, धम्म निषेध का वर्णन किया गया। तो सीधी सी बात है, जो नकारात्मक चीज़ें जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, क्रूरता, ये सब क्या है? धम्म इसमें निषेध किया गया। चौथा पॉइंट है राजकों की नियुक्ति, दंड समता, व्यवहार समता, इन सब चीज़ों पर, बंदियों पर कैसे दया किया जाने। जो 5वां पॉइंट है इसमें न मारे जाने योग्य पशुओं की सूची बनी है कि इन पशुओं को मारा नहीं जाएगा। 6वां जो है ये धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्म का सम्मान करना, ये है। और 7वां जो है ये सिर्फ दिल्ली टोपरा लेख में, इसमें धम्म की व्याख्या है, धम्म महामात्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये अशोक के स्तंभ लेख रहे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने समझा है। अब अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी रक्षाबंधन और 15 अगस्त ऑफर के तहत आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। बस उसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोर्स अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि चीज़ों को आप ढंग से पढ़ पाएँ और आसानी से सिलेक्शन क्लियर कर पाएँ। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।